नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में घटने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटना जो हमारे इतिहास में घट चुके हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है जनरल स्टडी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डाटा, यानी कि इतिहास में घटने वाले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, सेकेंड ऑप्शन है बम्बई अधिवेशन, थर्ड गया अधिवेशन, फोर्थ है आपका लखनऊ अधिवेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पहले जवाब देना है, उसके बाद आंसर को देखना है। इसका राइट आंसर होगा बम्बई अधिवेशन। प्यारे साथियों, बम्बई अधिवेशन कब हुआ था वो सभी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। 8 अगस्त 1942 को पहले महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, आह्वान किया था। ठीक है, तो सन 1942 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो को प्रस्ताव ही पेश कर दिए थे। तो यहाँ से बम्बई अधिवेशन में ही भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था जवाहरलाल नेहरू द्वारा बम्बई अधिवेशन में पेश किया गया था। और भी जानकारी है आपके सामने, आप सभी देख सकते हैं। देखिए, गांधी जी द्वारा करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो भी आपके ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए थे, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अगस्त महीने में ही नारा दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय कौन है? तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो ये सब जानकारी आपके सामने है। अब देखिए, कांग्रेस में कब कब अधिवेशन हुआ था, कब कब नहीं, कुछ जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन सेशंस जो हुए थे उसके बारे में आप सभी देख सकते हैं। सत्र हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और उसकी जो प्रमुख घटनाएं थे, परिणाम जो निकला था, स्वराज यानी स्वशासन का गठन हुआ था। बहिष्कार आंदोलन भी उसका एक प्रमुख घटनाएं थी कलकत्ता अधिवेशन में। और थर्ड है स्वदेशी आंदोलन तो हुआ ही था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे भी चर्चा हुई थी। प्यारे साथियों, कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन में एक है गया अधिवेशन, जो 1922 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है वो आपके सामने दिया गया है, और इसका जो महत्वपूर्ण घटना या परिणाम जो निकला था वो था कि जो CR दास और अन्य नेता कांग्रेस से अलग हो गए थे, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, तो कांग्रेस के दो गुटों, अतिवादियों और नरमपंथियों के बीच एकता हुई थी लखनऊ अधिवेशन में। इसके जो अध्यक्ष थे मजूमदार जी थे। और दूसरा परिणाम निकला था लखनऊ अधिवेशन का, राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सिग्नेचर हुआ था। तो ये सब अधिवेशन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। प्यारे साथियों, एक बार क्वेश्चन आप सभी फिर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो एक बार कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, जिसका नाम मैंने आपको गिनाया, उसके बारे में भी बताया। लेकिन एक ऐसा अधिवेशन भी हुआ था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। उस अधिवेशन के बारे में आपको बताना है। तो क्या वो अधिवेशन नागपुर में हुआ था, कानपुर में हुआ था, बम्बई में हुआ था, बेलगाम में हुआ था? तो ये जो अधिवेशन है बेलगाम में हुआ था। आप सभी देख सकते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, बेलगांव में आयोजित हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन 1924 में हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। यह 19वां सत्र था। कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 26 से 27 दिसंबर 1924 को आयोजित किया था। गांधी जी 3 बार बेलगाम का दौरा किए थे, 1916 में एक बार गए थे, उसके बाद 1937 में यहाँ पे हुडाडी गांव में खादी और ग्रामोद्योग केंद्र में 10 दिन बिताए। तो ये सब जानकारियाँ हैं, आप सभी देख सकते हैं। कुछ और जानकारी क्या है आपके सामने, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1924 में बेलगांव, जो अब क्या है बेलगावी अधिवेशन को कर्नाटक की झांकी में चित्रण किया गया था। और ये राजपथ, जब गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे, तो यहाँ पे पूरे भारत के कल्चर को, यहाँ पे झांकी को चित्रित किया जाता है। उसमें कर्नाटक की झांकी में चित्रित किया गया था किसको? तो बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसको। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किए थे, ठीक है। इसमें क्या जोर दिया गया था? तो महात्मा गांधी ने 1933 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन प्रकाशन शुरू किए थे। वह 1948 तक चला, 15 वर्षों तक चला, ठीक है। इस दौरान उन्होंने गुजराती में हरिजन बंधु, ठीक है, हरिजन पत्रिका जो था उसको हरिजन बंधु के नाम से यहाँ पे बोला जाता था, और हिंदी में बंधु को ही सेवक बोला जाता है, तो हरिजन सेवक भी प्रकाशित हुए, ठीक है। अब देखिए, तीनों पत्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत और दुनिया की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर केंद्रित थी। उसमें क्या मेन परिणाम जो थे वो थे, तो आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बारे में बताया जाता था, दुनिया की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को पर बताया जाता था, समस्याएं बताया जाता था, उसका परिणाम भी बताया जाता था। उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए काम किए और एक नया नाम हरिजन दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर का संतान। तो प्यारे साथियों, हरिजन नाम सुनते ही लोगों के अंदर कुछ आ जाते हैं, एक गलत शब्द डाल दिया जाता है में भी, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? हरि मतलब भगवान विष्णु जी, जन मतलब उनके लोग, यानी कि उनके संतान, यानी कि ईश्वर की संतान, ठीक है। तो अछूत भी तो भगवान के ही है। और देखिए, आप कितना भी अमीर हो, कितना भी सुखी हो, कितने बेहतरीन वाले जात पात से हो, लेकिन अगर कोई अछूत, कोई गरीब, कोई काला लोग अगर आज भूखा सो गया है, उसके पास पैसे नहीं है, तो भगवान के लिए, भगवान जी अगर किसी के लिए ज़्यादा प्रेम होंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, तो उस गरीब के बारे में, गरीब ही उनका प्रिय होगा, ना कि वो अमीर व्यक्ति। तो इसलिए भगवान जी तो भेदभाव नहीं करते हैं, यहाँ के लोग ही भेदभाव करते हैं। भगवान सबके लिए है, ठीक है, चाहे जिस भी लोग के हो, जिस भी जाति धर्म, उनको नहीं मानने वाला है। राक्षस भी होते हैं तो उनके लिए भी भगवान होते हैं। राक्षस लोग भी तपस्या करता था तो भगवान जी वरदान देते थे। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? कलकत्ता गजट, बंगाल गजट, मद्रास कैरियर, बॉम्बे हेराल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो कि एक 1970 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये जो बंगाल गजट था वो प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में होता था। और कौन कर रहा था? तो आयरलैंड के जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। और इसे ही बोला जाता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र जो प्रिंटेड जो आया था
वो यही व्यक्ति 1780 में ही स्टार्ट हुआ था। अब देख सकते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इस पर जो काम जो था बंगाल गजट पर, वो 1789 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो छपाना स्टार्ट हुआ था वो 1 साल बाद, यानी कि 1780 में। अब क्या है, तो बंगाल गजट जो है वो जो है बंद हो गया था कब, 1782 को। अब आपके यहाँ पे बताया गया है और ऑप्शन दिए गए थे, कलकत्ता गजट, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, उसके बारे में जान लीजिए। मद्रास कुरियर जो था वो ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, भारत में सबसे पहले में से एक था। उसके बाद अगर कहा जाए बंगाल गजट के बाद, तो मद्रास कुरियर ही था, ठीक है। बॉम्बे हेराल्ड जो 1790 में प्रकाशित हुआ था, प्रिंटेड हुआ था, और शुरुआत में इस बॉम्बे हेराल्ड जो है बदल दिया गया था 1791 में, बॉम्बे हेराल्ड को नाम दे दिया गया था 1791 में बॉम्बे गजट। तो मेन क्वेश्चन आपका था बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, ये आप याद रखेंगे। प्यारे साथियों, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष में जेम्स मिल ने एक बड़े पैमाने पर 3 खंडों का काम प्रकाशित किया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा आपको कि ब्रिटिश भारत का इतिहास को 3 खंडों में काम जो शुरू किया था प्रकाशित करने का जेम्स गिल ने बड़े पैमाने पर, वो कब किया था। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1817 में, ठीक है। और ये जो जेम्स गिल था उसने भारत इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, और यह एक ब्रिटिश इतिहासकार था, ठीक है, इतिहासकार। और उसने 3 खंड में क्या विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। और उसका मेन रूप जो था ना, वो कहता था कि भारत में पहले, अंग्रेज जब भारत में आया था उससे पहले हिंदू और मुस्लिम के जो राजा थे वो निरंकुश थे, मुसलमान तो 100% निरंकुश थे, लेकिन इसने हिंदू राजाओं को भी निरंकुश बताया, ठीक है। मतलब कि जनता का प्रिय नहीं होना, जनता से बहुत सारे यातनाएं देना, उससे सम्मान न देना, ठीक है। निरंकुश का मतलब कह सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये जो है वो बता रहा है कि इसलिए इन सबों को, भारत में अंधविश्वास भी है, जाति वाला भेदभाव भी है, सहिष्णुता भी है, लोग लड़ते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेज़ों को भारत पे शासन कर देना चाहिए था, और ये अंग्रेज भारत पे कब्जा किया उसको सही बता रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस जेम्स गिल के बारे में सवाल है तो जान लीजिए, क्या प्रकाशित किया था, ब्रिटिश भारत का इतिहास 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुलामगिरी डैश द्वारा लिखी गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, पंडिता रामाबाई, श्री नारायण गुरु। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ज्योतिराव फुले जी, ठीक है। उन्होंने ही गुलामगिरी लिखी थी, उनके द्वारा ही लिखा गया था गुलामगिरी। गुलामगिरी जिसमें जाति व्यवस्था जो थी उसमें भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास लोगों को दिलाने के लिए, लोगों को नहीं, दलित वर्ग के लोगों को दिलाने के लिए 1873 ईस्वी में गुलामगिरी लिखी थी। गुलामगिरी भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में ब्राह्मणवादी वर्चस्व और आधिपत्य की बात करते हैं। ब्राह्मण लोगों को कुछ ज़्यादा ही घमंड हो जाते हैं, नकली ब्राह्मण, ठीक है। तो उसके बारे में गुलामगिरी में बातें लिखी गई है कि ब्राह्मण किस प्रकार से वर्चस्व स्थापित करते थे अछूतों पर, लोगों पर। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने
जाति व्यवस्था की आलोचना की, उसकी हिनाई की। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का और क्या क्या लिखना है या फिर कार्य है वो देख सकते हैं। 1848 में पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। 1851 में अछूतों के लिए पहला विद्यालय शुरू किया। 1873 में महिलाओं, अछूतों जैसे दबे कुचले समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज का गठन किया। और भी आपके ऑप्शन थे। पंडिता रमाबाई जी के बारे में देख लीजिए तो उन्हें उच्च जाति की हिंदू स्त्री पुस्तक लिखने के लिए जाना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की पुस्तक तो बहुत ही फेमस है। क्या क्या है आप सभी देख सकते हैं, जिसमें एक है आपका शकुंतला। शकुंतला 1854 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, श्री नारायण गुरु जी की पुस्तक विनायक अष्टकम और गजेंद्र मोक्षम बंची पट्टू ये रहा। ठीक है, तो गुलामगिरी को आप भूलिए मत, लिखा गया था महात्मा ज्योतिबा फुले जी द्वारा, जो कि आपका एक क्वेश्चन रहा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता जो है, देखिए भारत का कोई भी पिता हो ही नहीं सकता है। इस धरती को हम लोग माँ मानते हैं, तो हम लोग पुत्र सांकेतिक रूप से हुए, क्योंकि हम लोग धरती के आंगन में खेलते हैं और माँ जो होती है अपने बेटे से कुछ नहीं लेती है, तो हम लोग भी धरती का सब कुछ उपयोग करते हैं, कुछ देते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो एक संबंध हुआ पुत्र और माँ का, लेकिन पिता कोई नहीं हो सकता है, चाहे वो गांधी जी को पिता बोला जाए, क्योंकि ये जो धरती है किस युग से है किसी को पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे खैर बताया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो ये तो और अंग्रेजी था, विदेशी था, तो इसको क्यों पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे, जिन्होंने बाद में भारत के इतिहास और पुरातत्व में रुचि ली। 1861 में उन्हें भारत सरकार का पहला पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया और उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। उन्होंने कई किताबें और मोनोग्राफ लिखे और कलाकृतियों का व्यापक संग्रह किया। 1842 में उन्होंने संकस्सा और 1851 में सांची में खुदाई की। थॉमस मुनरो जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए थे, आप देख सकते हैं फर्स्ट, तो इन सभी ऑप्शनों के बारे में जान लीजिए। थॉमस मुनरो जो था मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, विलियम बेटिंग जो था, लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो ब्रिटिश सैनिक था और पॉलिटिशियन भी था, बंगाल का गवर्नर भी रहा था 1828 से 34 तक। ठीक है, अब देखिए विलियम बेटिंग को बोला जाता है कि सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा क्या होती है आपको पता ही होगा, और इसके बारे में बोला जाता है कि भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक सुधारों का श्रेय दिया जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का यहाँ पे बोला गया है कि विलियम बेटिंग ने समाप्त किया। सती प्रथा की बात आई है तो सती प्रथा बहुत प्रकार से वर्णित है। पहला आप इतिहास उठाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि पति के मृत्यु अगर पहले हो जाती है तो उस महिला को विधवा बोला जाता है, उसकी पत्नी को विधवा बोला जाता है। उसे अब श्रृंगार नहीं करने होते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनना होता है। तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपका प्रिय मर जाए, ठीक है, तो वो आपको जन्मों जन्मों तक नहीं, मतलब मृत्यु तक याद होने ही चाहिए। आप खुश नहीं रह पाइएगा। अगर आप उसे भूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो वो आप में गलती है। तो इसलिए वो एक प्रथा थी। बट लोग क्या होते थे, जब पति की मृत्यु होती थी तो पत्नियां जो सोचती थी
उसे इतना प्रेम करती थी। उन दोनों के बीच में बोला जाता है कि विवाह हुआ तो 7 जन्मों तक साथ निभाना है, तो मृत्यु होने के बाद भी साथ निभाएंगे। अब इस दुनिया से क्या लेना देना जब मेरा सब कुछ चला गया। तो अपनी मर्जी से पति के शव में जा कर के जो भी उनका होता है वहाँ पे लेट करके अपने आप को जिंदा जला देती थी। तो एक था अपने मर्जी से, और ये कार्य करना बहुत ही कठिन था, लेकिन यही कार्य को सती बोला गया है हमारे इतिहासों में। ठीक है, अपनी मर्जी से वो करते थे, कोई दबाव नहीं होता था, और इससे फल बहुत ही अच्छा मिला जाता है। मतलब कि बोला जाता है जो स्त्री विधवा होने के बाद सती जो होती है, उसे ऊपर भगवान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा क्या बोला जाता है, स्वर्ग तो मिलती ही है। ठीक है, बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा कार्य करती है। तो ये चीज़ें थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सती का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है उनके दाह संस्कार के बाद वहाँ पे ही सबके सामने ही बोलती है कि मुझे सुरक्षा देने वाला कोई है, उस घर के लोगों से बोलती है। तो अगर कोई सुरक्षा देने के लिए तैयार हुआ तो बस ठीक है, वो उसको जलना नहीं है। फिर पहले मान लीजिए अपने घर वालों से पूछती है कि उसका देखभाल पूरे जीवन भर सुरक्षा कोई कर सकता है, क्योंकि उसका पति उससे पहले सुरक्षा करने वाला था, वो तो मरा गया। अब घर वालों से पूछती है, वो अगर तैयार नहीं हुए तो फिर गांव के लोगों से पूछती है, समाज के लोगों से, उसमें से भी अगर कोई तैयार नहीं हुआ तो जा कर के वो भगवान की पूजा पाठ करने के लिए संन्यास धारण कर लेती है, पुजारी बन जाती है, किसी मंदिर मठ में जा कर के वो सेवा करने लगती है, तो उसे ही सती कहा जाता है। दूसरा चीज़ हुआ, तो कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया था कि पति मर जाता था तो पत्नी को भी जिंदा जला देता था, तो बांध उंध करके। तो ये बहुत ही गलत था, कुछ लोग मूर्ख लोग ऐसा करते थे। लेकिन हमारे जो शास्त्र है उनसे बोला गया है कि अपनी मर्जी से, अन्यथा वो भी नहीं। अगर आपकी ज़रूरत है, बच्चों को पालने के लिए आपकी ज़रूरत है, जैसे बच्चा छोटा ही है, चाहे बच्चा गर्भ में ही है, तो सती उसके लिए बैन है। वो अपनी मर्जी से भी उसको दाह संस्कार नहीं होने दिया जाता था। बहुत सारे उदाहरण हैं भगवान राम जी के, जो तीनों माताएं थी दशरथ जी के मरने के बाद भी जीवित थी, माता सुमित्रा, कौशल्या और भी चीज़ें। ठीक है, और आप प्रहलाद जी की माता भी जो थे, राक्षस था उनके पिता हिरण्यकश्यप, उसके प्रहलाद जी के माता जी को भी प्रहलाद जी ने सती होने नहीं दिया। उसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सती प्रथा को लोग बदनाम करते हैं, तो हमारे धार्मिक अनुसार से वो बिल्कुल ही सही था, लोगों ने उसे गलत बना दिया था। अलेक्जेंडर रीड के बारे में जान लीजिए, अमेरिका का था, अभिनेता था, यानी कि हीरो था, एक्टर था, पत्रकार भी था और लेखक भी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा डैश द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। और ये हमारे लिए सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं। इन्होंने बहुत ही नेहरू के शासनकाल में भारत चाइना से हारा था 1962 की लड़ाई। तो इससे क्या सोचा था, पाकिस्तान ने सोचा कि अब अच्छा है कि जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिला लिया जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिए थे। सारे विदेशी लोग बता रहे थे, अमेरिका दबाव दे रहा था कि युद्ध बंद करो, नहीं माने। इनके लिए अमेरिका ने भारत को गेहूं देना बंद कर दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहे थे अपने माताओं बहनों पूरे भारतवासियों से आह्वान किया था कि एक दिन का उपवास हम लोग करेंगे, दिन में हम लोग एक बार ही भोजन करेंगे। तो कुछ ऐसा मामला था। या फिर एक बोला जाता है कि शुक्रवार के दिन हम लोग
उपवास करते थे, उस दिन हम लोग आटा खाते ही नहीं थे। तो देश में गेहूं की कमी हो गई थी, इसके बावजूद भी लोगों ने इनका साथ दिया और हम लोग पाकिस्तान पर युद्ध करते ही रहे, उसे परास्त किया ही किया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे और बहुत ही गरीब थे। इनके बारे में बोला जाता है कि वो बहुत 1-2 किलोमीटर नदी को तैर करके पटने जाते थे। इनके पास बहुत ही तेल लगाने के लिए बाल में पैसे नहीं होते थे, तेल नहीं था, तो ये सर को मतलब माथा जो होता है ओ करके रहते थे। ठीक है, हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में टकला जो होते हैं वैसे रहते थे। ठीक है, और भी आपके ऑप्शन है, उसके बारे में देख लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। महात्मा गांधी जी का जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में और इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी मृत्यु जो हुई थी 11 जनवरी 1966 को हो गई थी और इनके मृत्यु के बारे में भी बताया जाता है कि पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, तो संभावना है कि इनके खाने में कोई जहर मिला करके इन्हें मार दिया होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं इनके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हुए थे। ठीक है, सचमुच के अच्छे हुए थे, मोदी जी की तरह फेंकने वाले नहीं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरे प्रधानमंत्री थे, आपको पता ही है। इनका कार्य क्या था? उन्होंने आनंद गुजरात के अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन करके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किए थे, जिसे श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे क्या अमूल दूध जो होता है, तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा इनके द्वारा ही दिया गया था, श्वेत क्रांति बोला जाता है। तो इन्होंने कब नारा दिए थे जय जवान और जय किसान? तो 1965 में। तो देखिए उस वक्त का आप पाकिस्तान से युद्ध करना है और अमेरिका जो है वो राशन रोक देता है, गेहूं देना बंद कर देता है भारत में, तो एक युद्ध चल रहा हो, तो सबसे ज़रूरी है हमारे आर्मी। ठीक है, तो इसलिए जय जवान। और फिर देश के किसान जो पूरे भारत का भरण पोषण करते हैं, भले ही उसके बदले में अपना अनाज बेचते हो, लेकिन वो भी तो एक प्रकार के बहुत ही पुण्य का काम हुआ, बहुत ही बेहतरीन काम हुआ। तो इसलिए कि जय किसान भी दिया गया था, उस समय के लिए परफेक्ट नारा था और जवान और किसान दोनों को मोटिवेट करने के लिए था। प्रसिद्ध नारे देख सकते हैं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया था, और सारे जहाँ से अच्छा जो था वो मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल जो द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत जी द्वारा दिया गया था। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, संबलपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज भी बहुत फेमस है, बनारस में स्थित है, यूपी बनारस में। अब देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नामक एक शोध और केंद्रीय महाविद्यालय सदृश विद्यालय है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बारे में बताया गया है कि इसके स्थापना जो थी 1898 में एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, बेसेंट और उसके सहयोगी बहिष्करण के बाद मदन मोहन मालवीय जी ने संस्था का यहाँ पे स्थापना की थी। ये सब एक्स्ट्रा जानकारी है। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका जो
स्थापना हुआ था 1922 में। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ पंजाब में स्थित है और इसकी जड़ें जो है 1822 में लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा का है, ठीक है। कहाँ? तो संबलपुर ज़िले के बुरला शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना, मद्रास, लखनऊ, बम्बे। दूसरी बार आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता ही होगा। बम्बे में हुआ था, ठीक है, 1885 में हुआ था। और भी जानकारी जिसे आप पढ़ लेंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक जरूर कीजिए। ऐप पे देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।